नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कोरोजन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग उसके बेसिक्स को समझेंगे कोरोजन का मैकेनिज्म क्या होता है, किस वजह से कोरोजन होता है, कोरोजन के टाइप समझेंगे, कितने तरह के कोरोजन होते हैं, उसका प्रिवेंशन टेक्निक समझेंगे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। तो एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि कोरोजन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इस वीडियो में डेवलप करेंगे। तो देखिए, कोरोजन जो है ना, कोरोजन का अंडरस्टैंडिंग आप डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग में काम में आता है। जैसे अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है या किसी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन या ऑपरेशन में है, तो आपको ये जानना पड़ता है कि उसमें जो हम डोजिंग कर रहे हैं केमिकल्स का, जैसे कोरोजन इनहिबिटर का या न्यूट्रलाइजर का जो डोजिंग कर रहे हैं वो क्यों करते हैं, उसका डोजिंग रेट चेंज करने से क्या होगा, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो कोरोजन के अंडरस्टैंडिंग से ही आता है। उसी तरह ओवरहेड सेक्शन में वाटर वॉशिंग होता है, इसका भी अंडरस्टैंडिंग कोरोजन से ही आता है। सिमिलरली जो हम लोग बहुत सारा जो फ्लशिंग करते हैं इक्विपमेंट को हैंड ओवर करने के लिए, जैसे स्टेनलेस स्टील है, उसका फ्लशिंग फायर वाटर से नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें क्लोराइड होता है। तो क्लोराइड की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका अंडरस्टैंडिंग कोरोजन से आता है। उसी तरह कहाँ कहाँ पायरोफेरिक आयरन हो सकता है, इसका भी प्रेडिक्शन आप कोरोजन के अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। तो एक केमिकल इंजीनियर को भी कोरोजन का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट कहाँ पे आएगा और किस टाइप के मटेरियल में कौन सा वेल्डिंग चाहिए। ये सभी जो है, इस सभी का अंडरस्टैंडिंग कोरोजन से ही आता है। और इंस्पेक्शन इंजीनियर, इनका तो मेन काम ही है कोरोजन से रिलेटेड के, ताकि कौन सा मटेरियल कोरोड हो रहा है कि नहीं, उसका कोरोजन का क्या मैकेनिज्म है, ताकि मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करने के बाद उस कोरोजन से फेलियर को बचाया जा सके, उसी के बेसिस पे रिकमेंडेशन देते हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग में कोरोजन का अंडरस्टैंडिंग काम में आता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए। और इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक से समझेंगे कोरोजन के मैकेनिज्म को, उसके डिफरेंट टाइप्स को और उसके प्रिवेंशन टेक्निक्स को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कोरोजन का डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, हम लोग जो जानते हैं कि कोई हम लोग के नेचर में ना स्टील नहीं मिलता है या प्योर आयरन नहीं मिलता है। क्या मिलता है? आयरन ऑक्साइड, जैसे कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट, इस तरह के मटेरियल मिलते हैं। और क्या किया जाता है कि इसको हम लोग रिफाइन करके स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं स्टील में या प्योर आयरन में। और ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ना, ये रिफाइनिंग प्रोसेस में बहुत एनर्जी इंटेंसिव होता है। तो इस वजह से जब ये स्टील बनता है तो इसका एनर्जी बढ़ जाता है। और हमें पता है नेचर में कोई भी मटेरियल ना अपने लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पे रहना चाहता है। इसीलिए जहाँ पे भी जिस भी प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमाइज हो रहा है, वो प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस हो जाता है या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये स्टील बनाया है तो इसको ये चाहेगा क्या कि नहीं भाई, हमको स्टील जैसा नहीं रहना, हमको हाई एनर्जी लेवल पे नहीं रहना है। ये क्या सोचेगा कि हम रिवर्ट बैक हो जाए अपने आयरन ऑक्साइड फॉर्म में। तो ये जो रिवर्स बैक होने का जो प्रोसेस है ना, यही कोरोजन है। ठीक है, तो ये तो हमने इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा दिया। अब इसका प्रैक्टिकल जो मैंने साइंटिफिक डेफिनेशन है वो देख लीजिए क्या लिखा है। वो यही लिखा है, कोरोजन जो है वो डेटोरिएशन ऑफ मटेरियल है ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन। ये हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन क्यों लिखा है। बट बेसिकली कोरोजन जो है मटेरियल का इन्वायरमेंट से रिएक्शन है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जिससे मटेरियल क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि कोरोजन तो एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बस कोरोजन के रेट को कम कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरली होगा, बिना कुछ बिना किसी एनर्जी प्रोविजन के ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होगा। तो आप इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको रेट को बस रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कोरोजन का डेफिनेशन हो गया। अब कोरोजन का टाइप देखिए। कोरोजन जो टाइप है ना, कोरोजन का बहुत तरह से डिवाइड किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। एक जो डिवीजन है वो उसके मैकेनिज्म के आधार पे है। ठीक है, कि किस तरीके से कोरोजन हो रहा है उसके आधार पे ये बोल सकते हैं कि कोरोजन कितने तरह के होते हैं। तो अगर देखिए कोरोजन का मैकेनिज्म आधार लिया जाए ना, तो कोरोजन बेसिकली दो तरह के होता है, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और दूसरा केमिकल कोरोजन। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से कोरोजन होता है, अभी समझेंगे। बट इसमें इस प्रोसेस में ना इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है। तो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना वो वाटर होता है, इसलिए इसको एक्वस कोरोजन भी बोलते हैं या वेट कोरोजन भी बोलते हैं। और मोस्टली जैसे इंडस्ट्रीज में जो ये वाटर ना स्टीम जो है कंडेंस होता है लोअर टेम्परेचर पे, और तभी जाके ये इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म होता है, इसलिए इसको लो टेम्परेचर कोरोजन भी बोलते हैं। तो ये हो गया। दूसरा जो कोरोजन टाइप है इसको केमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। इसमें वाटर
के प्रेजेंस जरूरत नहीं, इसलिए इसको ड्राई कोरोजन भी बोलते हैं, और जनरली ये हाई टेम्परेचर पे होता है। तो दो तरीका का हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और केमिकल कोरोजन। तो जनरली रिफाइनरीज में या डिफरेंट इंडस्ट्री में अगर 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है तो इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म से कोरोजन होता है, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो केमिकल मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म से कोरोजन होता कैसे है। इसको वेट कोरोजन भी बोलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं, बट इसका मैकेनिज्म समझने के लिए ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि हम लोग स्कूल लेवल पे पढ़ते ही हैं, उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता कैसे है, और इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझना पड़ेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई भी एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको केमिकल सेल कहा जाता है। अब अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। जैसे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग हाइड्रोजन जो बना रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से होता है। तो ये जो सेल है ना, इससे तो कोरोजन नहीं होता, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, जहाँ पे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो सेल है उसको गैल्वेनिक सेल है। इसी सेल के थ्रू इलेक्ट्रो कोरोजन होता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमको एनर्जी प्रोवाइड करके रिएक्शन कराना पड़ रहा है तो वो उस सेल से कोरोजन तो होना नहीं है। ये तो हमारा कोरोजन नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसके आधार पे ये गैल्वेनिक सेल के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, तो हमें ये कोरोजन का मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेल का एक ये बेसिक जो डैनियल सेल है, टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है, उसमें क्या है कि देखिए, एक दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिंक का इलेक्ट्रोड जो है ना, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड को एक कंडक्टर से यानी इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर ऐसे दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो इसको क्या होगा ये समझने के लिए ना आप ये देखिए, एक हम लोग स्कूल लेवल पे पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पे मेटल्स ना डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल्स को अरेंज किया गया रहता है बेस्ड ऑन इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पे। और इसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या देखोगे कि जो भी हायर लेवल पे है ना, ये हायर लेवल के मेटल का ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या कि अगर इस हायर लेवल के मेटल को, ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल को लोअर लेवल के ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी, मतलब इसको अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करता है कि नीचे वाले जो मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और उस तरह से नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ऊपर ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, और नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। तो अब इसके आधार पे देखने से क्या समझ में आ रहा है, जिंक और कॉपर में जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप देखा जाए तो जिंक को अगर देखोगे तो जिंक किधर है, जिंक किधर है, जिंक यहाँ पे है। देखिए, जिंक बहुत नीचे है और कॉपर ऊपर, कॉपर तो ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, जिंक और कॉपर को अगर आप कनेक्ट करोगे तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन दे देगा और कॉपर उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा कि कॉपर खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये हमें पता है कि जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसको एनोड बोलते हैं, तो यानी जिंक जो है वो एनोड बना लेगा, और कॉपर जहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं, तो कॉपर जो है कैथोड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसका जिंक 2+ जो आयन बना वो सॉल्यूशन में चला गया। तो इस जो प्रोसेस से क्या हुआ, ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है इसके द्वारा क्या हुआ, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे दे करके जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होते जा रहा है। इस तरह से जिंक जो है कोरोड होते जा रहा है। ठीक है, जबकि कॉपर 2+ आयन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो रिड्यूस होते जा रहा है। तो इससे समझने में क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो मेटल तो कोरोड हो जाता है, और जो रिडक्शन होता है वो मेटल कोरोड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात देखने से ही इलेक्ट्रोकेमिकल में एक और पॉइंट है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, सुनने भी होंगे, कि जो भी मेटल्स है ना, बहुत सारे मेटल हैं जिनको नोबेल मेटल कहा जाता है, वो हायर लेवल पे होंगे। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब नोबेल मेटल इसलिए कहते हैं कि जल्दी कोरोड नहीं होते क्योंकि ये हायर लेवल पे है। जबकि नीचे वाले जो मेटल्स है ना, इसको नोबेल मेटल बोलते हैं, या बेस मेटल, सॉरी बेस मेटल मेटल बोलते हैं, ऊपर वाले के नोबेल मेटल बोलते हैं, क्योंकि नीचे वाला बहुत इजीली कोरोड हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो भी गैल्वेनिक सेल में जो भी एनोड बनेगा वो कोरोड हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से कोरोजन का मैकेनिज्म समझ में आया, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि कोरोजन होने के लिए हमें 4 चीज़ चाहिए। एक चाहिए एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, एक चाहिए कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होगा, एक चाहिए कंडक्शन जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जहाँ पे आयंस ट्रांसफर होगा। ये 4 चीज़ चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब देखिए जो भी हमारे नेचुरल प्रोसेस में कोरोजन होता है वहाँ पे तो हम ये सब एनोड कैथोड वायर ये सब तो हम लोग प्रोवाइड कराते नहीं, तो फिर कहाँ से कोरोजन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, ये समझते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो मेटल हमें जो दिखता है, जैसे स्टील ही है, जैसे कार्बन स्टील है, ये आपको दिखता तो एक कार्बन स्टील है, लेकिन अंदर जो ना इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इनन्यूमरेबल एनोड और कैथोड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसी कार्बन में देखिए तो यहाँ पे एक आयरन है और एक आयरन कार्बाइड का पार्ट है, तो यहाँ पे एक कैथोड बन गया, एक एनोड बन गया। और ये तो हमें पता ही है, मेटल इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे जगह से दूसरी जगह चले ही जाएंगे। तो यहाँ पे कंडक्टर का जरूरत नहीं, और एनोड कैथोड तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जस्ट इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो इसका कोरोजन होने लगेगा। आपको आंखों से दिखेगा नहीं कि आप 2 इलेक्ट्रोड है और उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कनेक्शन का जरूरत ही नहीं है। ये मेटल तो ऑलरेडी कंडक्टर होता है, और एनोड कैथोड छोटे छोटे लेवल पे बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये अगर आपका डिफरेंट मटेरियल नहीं हो, अगर प्योर आयरन भी रहेगा ना, तो वो अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रहता है ना, तो एक टेम्परेचर पे एनोड बन जाता है, एक टेम्परेचर पे कैथोड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल टेम्परेचर सेल बन गया। उसी तरह अगर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, तो एक डिफरेंट कंसंट्रेशन सेल बन जाता है। उतना ही नहीं, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्ट्रक्चर देखा जाए ना, ग्रेन्स का स्ट्रक्चर हो, तो जहाँ ग्रेन बाउंड्री है वहाँ पे एक साइड पे स्ट्रक्चर अलग है, तो एक एनोड बन जाता है, कैथोड बन जाता है, तो एनोड कैथोड तो हो ही जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का कोई दिक्कत जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर होते ही हैं। तो बस अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर दिया जाए ना, तो ये कोरोजन होने लगेगा इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म से, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक मेटल है, यहाँ पे मेनली आयरन ही है। तो आयरन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और आयरन 2+ जो है ना इलेक्ट्रोलाइट में चला जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से कंडक्शन होकर के इधर आए, और इलेक्ट्रोलाइट में H+ आयन है, वो H+ आयन उसने ले लिया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये कैथोड बन गया, ये एनोड बन गया। 2 H से H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 H एटम बने, और अल्टीमेटली हाइड्रोजन गैस बन गया, यहाँ पे H2। तो यहाँ पे आप देखिए इस रिएक्शन से आयरन जो है ऑक्सीडाइज होते होते सॉल्यूशन में चला जा रहा है, और इस तरह से ये कोरोड होते जा रहा है, और जबकि H+ रिड्यूस होकर के H2 बना ले रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो नेचुरल प्रोसेसेस में जो कैथोडिक रिएक्शन होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है, वो कितने तरीके से हो सकता है। एक तो ये रिएक्शन हो सकता है कि अगर हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस बना रहा है, तो ये एसिडिक मीडियम में इस तरह से कैथोडिक रिएक्शन हो सकता है, जहाँ पे रिडक्शन हो। न्यूट्रल मीडियम है, जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ पे भी अगर पानी में ऑक्सीजन हो, तो ये रिएक्शन बन के हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है, तो इस तरह से कैथोडिक रिएक्शन हो जाता है। या फिर ऐसा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये रिएक्शन हो जाता है। इस तरह से कैथोडिक रिएक्शन हो जाता है, और कैथोडिक रिएक्शन हो करके जो मेटल्स होते हैं, मेनली जैसे आयरन है, या फिर जिंक है, या फिर निकल है, ये सभी को कोरोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो इसी को हम यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एनोडिक रिएक्शन कैसे होता है, मेनली मेटल जो है, जैसे आयरन है, जिंक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे प्रोड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेता है। अगर हाइड्रोजन माने एसिडिक मीडियम है तो H+ आयन कंज्यूम करता है, अगर न्यूट्रल मीडियम है और उसमें ऑक्सीजन है तो ये ये वाला रिएक्शन कंज्यूम कर लेता है, या और अगर एसिड सॉल्यूशन है जिसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये वाला रिएक्शन कंज्यूम कर लेता है। तो इस तरह से ये कंजम्पशन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और एक बात यहाँ पे और समझने वाली है कि देखिए जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल हम लोगों ने जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़े हैं, कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाओ, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन से आयरन कोरोड हो रहा है, और इसमें अगर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप फर्दर कंज्यूम करते जाएंगे, तो ये फर्दर कोरोड होता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जितना ज्यादा आपका कैथोडिक रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा एनोडिक रिएक्शन भी हो जाएगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, और उसमें आप मेटल आयन और अलग अलग से डाल दिए, तो वो क्या हो, मेटल आयन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोरोजन रेट बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर इलेक्ट्रोलाइट में से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, तो ये रिएक्शन कम हो जाएगा, तो कोरोजन रेट घट जाएगा, ठीक है। तो और उसी तरह H+ आयन को घटा दिया जाए, यानी pH को अराउंड 7 किया जाए, तो ये रिएक्शन घट करके ये कोरोजन घट जाएगा। तो ये मैकेनिज्म समझने से बहुत सारी बातें समझ में आ गया।
तो अगर आयरन का जैसे एक जो रस्ट बनता है उसका रिएक्शन अगर दिया जाए देखा जाए तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आयरन जो है आयरन 2+ आयन में कन्वर्ट होता है। कैथोडिक रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन बनता है और ये FeOH बनाता है। FeOH जनरली ऑक्सीजनेटेड सॉल्यूशन में अनस्टेबल रहता है, तो वो क्या करता है, वाटर और ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट करके FeOH बना ले, O3 बना लेता है और यही रस्ट है जो कि हम लोग को दिखता है, जंग जो दिखता है वो ये है। तो ये हमें मैकेनिज्म पूरा समझ में आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म से जो कोरोजन होता है वो समझ में आ जाता है। तो ये मैकेनिज्म समझने से ही ना आप कोरोजन प्रोटेक्शन मेथड आप आराम से खुद ही बता सकते हो। क्या समझ में आया कि कैथोडिक रिएक्शन कम करोगे तो एनोडिक रिएक्शन जो कि कोरोजन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और कैथोडिक रिएक्शन कम करने के लिए क्या करना है, या तो इलेक्ट्रोलाइट ही मत बनने दो। इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनने मतलब आप टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा रखो, तो क्या होगा, वाटर ही नहीं बनेगा, वाटर नहीं बनेगा तो यानी मॉइस्चर नहीं बनेगा, पानी नहीं बनेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, तो आयन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो ये कोरोजन नहीं होगा। या फिर अगर पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है उस ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए, यानी ऑक्सीजन को डीएरेट कर दिया जाए तो भी ये कोरोजन रेट घट जाएगा। या फिर सरफेस पे कोटिंग कर दिया जाए, पेंटिंग कर दिया जाए ताकि इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में ही ना आए तो भी कोरोजन रेट घट जाएगा। तो ये भी है। उसके अलावा अगर सरफेस पे एक फिल्म बना दिया जाए इस तरह से ताकि वो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन को इंटरफेयर कर दे, जैसे मेनली जो कोरोजन इनहिबिटर का हम लोग डोजिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि सरफेस पे एक फिल्म बना देता है इस तरह से कि मेटल अब डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट में घुस नहीं पाए या इलेक्ट्रॉन को टेक ना कर पाए, तो फिर कोरोजन रेट घट जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन म्यूचुअली डिपेंडेंट है। अगर आप कोई भी तरीका से कोरोजन को कंट्रोल करना है तो कोई एक रिएक्शन कंट्रोल कर दो तो दूसरा रिएक्शन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये। इसके अलावा एक और टेक्निक है कोरोजन को घटाने का, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। उसमें क्या है, यहाँ तक हमें ये बात समझ में आई है कि जो भी एनोड बनेगा उसको कोरोड होना है, ठीक है। और एनोड कौन सा बनेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो एनोड बनेगा। तो अगर आपका आयरन कोरोड हो रहा है तो उस केसेस में अगर हम ऐसा कोई मेटल उसके कॉन्टेक्ट में ला दें जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्दर कम है, तो वो क्या होगा, उस केस में आयरन बन जाएगा, आयरन रिड्यूस होने लगेगा और वो बन जाएगा कैथोड, और ये खुद बन जाएगा एनोड जिसको सैक्रिफिशियल एनोड भी बोलते हैं। तो ये तो कोरोड हो जाएगा और आयरन बच जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा इम्प्रेस्ड करंट प्रोवाइड करके भी कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये दोनों को समझते हैं कैसे। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करता है कि ये गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस करता है जिसमें जो एक्टिव मेटल है वो एनोड कर बन जाता है और वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को। तो मतलब जैसे हमने एक, जैसे आपने देखा होगा हीट एक्सचेंजर में सैक्रिफिशियल एनोड लगाए रहते हैं, कहीं कहीं पे कोई कोई वेसल में सैक्रिफिशियल एनोड लगाए रहता है। तो उसमें बेसिकली क्या करता है कि सैक्रिफिशियल एनोड जो है ना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम रहता है तो वो खुद एनोड बन जाता है, तो बाकी ये जो सरफेस है ये बन गया कैथोड। तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ये, तो खुद ये कोरोड हो जाएगा और सरफेस जो है कोरोजन से बच जाएगा। ठीक है, तो कैथोड इज प्रोटेक्टेड क्योंकि सरफेस कैथोड बन गया, और एनोड जो है वो कोरोड होता रहता है, और अल्टीमेटली हर एमएनआई में जब भी होगा तो इस एनोड को चेंज कर दो, इस खराब हो गया दूसरा लगा दो, तो इस तरह से सरफेस बच जाएगा। तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा क्या है कि अगर हमको इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसमें क्या करते हैं कि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने लगेंगे तो क्या है, जो मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा और वो कोरोजन से बच जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है, इसको भी आप समझ सकते हैं। अब दूसरा हम कोरोजन टाइप पढ़ते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर कोरोजन मैकेनिज्म या ड्राई कोरोजन होता है। अब ये जो कोरोजन है ना, इसमें मेन फर्क क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोरोजन हो जा रहा है हाई टेम्परेचर में, मतलब डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन हो रहा है बिना किसी इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। ठीक है, तो ये जनरली कब होता है, जहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रोलाइट नहीं है और हाई टेम्परेचर है, वहां पे ये होता है। और ये भी बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन ही है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, वही ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है और जो गैसेज है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के O2 माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये अल्टीमेटली मेटल ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब ये डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा गैस है उसके आधार पर हाई टेम्परेचर कोरोजन भी बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीडेशन कोरोजन बोलते हैं, सल्फर है तो सल्फिडिक, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन अटैक बोलते हैं, नेफ्थेनिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है तो नेफ्थेनिक एसिड कोरोजन। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का गैसेज है, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, उस टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि कोरोजन के कितने तरह हैं डिपेंडिंग ऑन मैकेनिज्म। ठीक है, इसी तरह अगर कोरोजन कैसा दिखता है उसके आधार पे भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोरोजन होते हैं। ठीक है, तो कोरोजन
का एक तरीका डिवाइड करने का उसके टाइप पे, मैकेनिज्म पे। और अब अपीयरेंस के आधार पे कोरोजन जो है वो जनरली 8 तरीके का होता है। एक तो जनरल कोरोजन जिसमें पूरा सरफेस यूनिफॉर्मली कोरोड होता है, और एक लोकलाइज कोरोजन मतलब पूरा सरफेस कोरोड नहीं हुआ, एकदम लोकल जगह पे कोरोजन हो गया। अब लोकलाइज कोरोजन भी बहुत तरह के होते हैं, पिटिंग कोरोजन, क्रेविस कोरोजन, गैल्वेनिक कोरोजन, इरोजन कोरोजन, इंटरग्रेनुलर कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, तो बहुत तरह के होता है। इसके बारे में हम लोग किसी और पार्ट में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोजन है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं।